नमस्कार दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना होगा कि हमारे ऋषि मुनि मनचाही संतान के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते थे। वह गर्भधारण से लेकर प्रसव के बाद तक विभिन्न उपायों द्वारा संतान को संस्कारित करते थे, पोषित करते थे। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारे ग्रंथों में मौजूद हैं। आप समझ गए होंगे कि हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है गर्भ संस्कार। मैं डॉक्टर नीरज शर्मा और इस क्षेत्र में 40 वर्ष से कार्य कर रही हूँ। तो आइए विस्तार से गर्भ संस्कार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। हमारा देश भारत अकूत ज्ञान संपदा का भंडार है। हमारे समाज में सबसे ऊपर जीवन को स्थान दिया जाता रहा है। साथ ही उस जीवन को सजाने संवारने पर अतिरिक्त जोर दिया जाता रहा है। हमारे ग्रंथ इतने समृद्ध हैं कि शायद ही कोई क्षेत्र हो जिसका मार्गदर्शन उनमें ना हो। वर्षों तक आक्रांताओं ने हमारे देश को, हमारे समाज को कई तरीकों से शस्त्रों के बल पर जीतना चाहा, किंतु जब सफल नहीं हो पाए तो समाज का सांस्कृतिक धार्मिक विघटन करने का तरीका अपनाया और काफ़ी कुछ सफल भी हुए। आज भी पतनोन्मुख समाज को हम उस स्थान पर नहीं ला पाए हैं जहाँ से पतन शुरू हुआ था। आज समाज में चारित्रिक पतन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, पारिवारिक विघटन ऐसी अनेक दुष्प्रवृत्तियां फैली दिखाई पड़ती हैं। ऐसी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो इससे निजात दिला सके। समाज में आमूल चूल परिवर्तन के लिए कुछ तो करना ही होगा और वो आसान तरीका छिपा है गर्भ संस्कार की विधि में। समाज व्यक्तियों से बनता है, अतः सामुदायिक रूप से यदि समाज का उत्थान करना है तो प्रत्येक व्यक्ति का पृथक उत्थान, चरित्र निर्माण भी उतना ही महत्वपूर्ण है और ये कार्य जन्म के पूर्व से ही आरंभ करना आवश्यक है। विवाह की उम्र के नज़दीक आने पर सर्वप्रथम विवाह नामक संस्था का महत्व जानना आवश्यक होता है। माता पिता में सामंजस्य ही सुखी परिवार की धुरी होता है, अतः इस विषय का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वहीं विवाह बंधन में बंधने के बाद अगला कदम होता है संतान प्राप्ति का। हर कोई चाहता है कि उसकी संतान संस्कारी हो, चरित्रवान हो, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो। हर दंपति अपनी संतान को डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, व्यापारी अपनी रुचि के अनुसार बनाना चाहता है और साथ ही सुखी जीवन भी देना चाहता है। हमारा जीवन 2 कारकों से संचालित होता है। आप सब जानते ही हैं, प्रारब्ध और संस्कार। प्रारब्ध हमारे कर्मों से तय होता है, किंतु संस्कार देना हमारे हाथ में होता है। व्यक्ति के जीवन में जन्म से मृत्यु तक आप सब जानते हैं कि 16 संस्कारों का हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। तो आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि गर्भ संस्कार होता क्या है। क्या आप जानते हैं कि संतान के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ चरित्र का निर्माण भी उसके जन्म से पहले ही किया जा सकता है और यही है गर्भ संस्कार। आयुर्वेद में तो गर्भ संस्कार के लिए गर्भ धारण करने से भी पहले ही इसकी तैयारी करने का विधान बताया गया है। हम 1 बाय 1 जानने की कोशिश करते हैं कि ये उद्देश्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मेरे चैनल के दूसरे व तीसरे गर्भावस्था की तैयारी या प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग के एपिसोड में संतान प्राप्ति के इच्छुक माता पिता के लिए बहुत सारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, मेडिकल महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जो स्वस्थ गर्भावस्था व स्वस्थ संतान प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। आप चाहें तो उन एपिसोड्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोबारा दोहराने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। गर्भधारण के लिए पुरुष के शुक्राणु यानी स्पर्म एवं स्त्री के अंडाणु यानी ओवम की आवश्यकता होती है और इसलिए दोनों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। भूमि, बीज स्वस्थ होगा तभी फसल अच्छी उग सकेगी ना, ये तो आप भी मानते होंगे। दोनों प्रक्रियाएं नवनिर्माण की प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले तो वीर्य की मात्रा, मोटिलिटी, स्पर्म की संख्या, विस्कोसिटी वगैरह का नॉर्मल होना बहुत आवश्यक है। इसी तरह स्त्री बीज का भी स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है।
तो आइए जानते हैं कि स्वस्थ बीज के उत्पादन के लिए क्या करें, जिसमें हम दोनों के, स्त्री पुरुष के बीजों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है आहार। पौष्टिक विटामिन युक्त फल, सब्जियां, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और स्वस्थ वसा युक्त आहार लें। इससे अंडों और शुक्राणुओं की सेहत अच्छी रहती है। जंक फूड, डिब्बाबंद आहार, बासी भोजन, अनियमित आहार, किसी भी वस्तु की अति करने से बचें। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ अंडों का विकास हो सकता है, ये सर्वमान्य तथ्य है। जिंक और फोलेट और विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनसे भरपूर आहार जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, उड़द की दाल, सेंभल, चुकंदर, फलियां, मेवे, बीज जैसे मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, खट्टे फल वगैरह फायदेमंद होते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडे, मीट और चिकन इसके बहुत अच्छे स्रोत हैं। समुद्री भोजन की बात करें तो सीप, केकड़े और झींगों जैसे अन्य समुद्री खाद्य पदार्थों में यह बहुत भरपूर मात्रा में होता है। इसके साथ साथ धूप का सेवन करें, अपना वज़न नियंत्रित रखें और पर्याप्त नींद लें। व्यायाम अवश्य करें। स्त्रियों को मैं अक्सर बटरफ्लाई एक्सरसाइज करने की सलाह देती हूँ और मुझे ओवरी को एक्टिवेट करने के उपाय के स्वरूप इसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा तनाव से बचें, धूम्रपान और नशीले पदार्थों के सेवन से बचें। पुरुषों के लिए एक बात और है कि गर्म टब और सोना बाथ से जो है अंडकोश को अधिक गर्म होने से बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शुक्राणुओं का नाश होता है। यौन संचारित रोगों यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचें। यदि कोई गर्भधारण से पहले से अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई रोग हो, तो उसका उपचार पहले ही कर लें। कोई जेनेटिक समस्या हो तो उसके लिए भी जेनेटिक काउंसलिंग लेकर पहले ही उपाय कर लें, ताकि बाद में शिशु को समस्या ना हो। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो डॉक्टर की सलाह लें। हमसे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, कोई आपका प्रश्न हो तो। दूसरा नंबर आता है आपके आचार व्यवहार का। आयुर्वेद में मैथुन यानी गर्भधारण के लिए सेक्सुअल एक्ट के समय का भी बहुत महत्व है। आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार संतान प्राप्ति की आकांक्षा से शुभ तिथि व समय यानी ऋतुकाल में ही सहवास में प्रवृत्त हो। ऋतुकाल यानी माहवारी के बाद 12 दिन का समय आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार बताया गया है। सहवास की प्रक्रिया के दौरान अपने मन को संतुलित रखें, आनंद की अनुभूति करें, अपने विचारों में शुद्धता बनाए रखें। जैसी संतान चाहिए वैसी छवि मन में रखें या फिर उससे संबंधित बातें सोचें। अगर उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो आपने धृतराष्ट्र व पांडु के जन्म की कहानी सुनी होगी। महाभारत की कहानी के अनुसार वेद व्यास के साथ सहवास के दौरान अंबिका भयभीत हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस कारण उसका पुत्र धृतराष्ट्र जन्मांध पैदा हुआ। अंबालिका ने वेदव्यास के साथ सहवास के दौरान भयभीत होकर वो एकदम से पीली पड़ गई, तो उससे उसके पीलिया यानी पांडु रोग से ग्रस्त पांडु का जन्म हुआ। उसी तरह वेदव्यास ने एक दासी के साथ भी नियोग किया, जिससे धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ, क्योंकि दासी ने बिना किसी भय के खुद को समर्पित किया व ऋषि के लिए मन में सेवा का भाव रखा। इसीलिए मैथुन यानी सहवास के समय की जो मनस्थिति है उसका प्रभाव गर्भ पर पड़ता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार जैसी संतान चाहिए सहवास के समय वैसी ही छवि अपने दिलो दिमाग में रखने से लाभ होता है। इसके अलावा गर्भ ठहर जाने पर आप जानते ही हैं कि वह माता से ही अपनी सभी ज़रूरतों की पूर्ति करता है, अपनी इच्छाएं व्यक्त करता है। माँ के शरीर से ही उसके शरीर का निर्माण होता है। माता के हर क्रियाकलाप का, सोच का असर बच्चे पर पड़ता है। चौथे महीने से तो बच्चा अपनी इच्छाएं भी माँ के माध्यम से व्यक्त करने लगता है। माँ क्या महसूस करती है, क्या सोचती है, क्या खाती है, उसका स्वाद, उसका खुश व दुखी होना, बाहर की रोशनी, अंधेरा सब महसूस कर सकता है और अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सकता है। इसलिए ऐसे समय में गर्भ संस्कार, उसका चरित्र निर्माण करना माता का दायित्व है। खूब अच्छा संगीत सुने, सकारात्मक सोचें, परोपकार के कार्य करें, ये बहुत ज़रूरी है।
अच्छी आध्यात्मिक, पौराणिक, रामायण, गीता जैसी नैतिक मूल्यों को स्थापित करती शिक्षाप्रद किताबें पढ़ें। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हमारे ग्रंथों में हैं जिनमें गर्भ में ही शिशु ने शिक्षा प्राप्त की, जिनमें आपने सुना होगा अभिमन्यु द्वारा युद्ध में चक्रव्यूह की रचना करने की कहानी सुनी होगी आप सबने, प्रहलाद द्वारा ईश्वर भक्ति का पाठ, अष्टावक्र द्वारा वेदों का ज्ञान प्राप्त करना। ये किस्से जो हैं ये गर्भ में ही प्राप्त ज्ञान के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इससे अलावा आपको बचना चाहिए तनाव, चिंता बढ़ाने वाली, डराने वाली चीज़ों से। ऐसी सोच और किताबों से बचें। लड़ाई झगड़े के माहौल से भी दूर रहें। खुश रहें, संतुष्ट रहें। गर्भस्थ शिशु से बात करें। ये माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक संबंध सुदृढ़ करने में मदद करता है। पिता भी भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए गर्भस्थ शिशु से बात करें। जो मन करे किंतु नुकसानदायक ना हो ऐसी वस्तुएं अवश्य खाएं। साथ ही संतुलित पौष्टिक आहार खाएं। गर्भवती स्त्री की इच्छाएं पूर्ण करने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि गर्भवती स्त्री की जिन जिन विषयों की पूर्ति नहीं होती, पुत्र की उन्हीं इंद्रियों में विकार पैदा होते हैं, यानी संतान की। अपने घर में भी बड़े बुजुर्ग महिलाओं को आपने कहते सुना होगा कि जो बच्चे ने इच्छा व्यक्त की वो नहीं खाया होगा, इसलिए जन्म के बाद बच्चे की लार टपक रही है। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में तो स्त्री के द्वारा व्यक्त की गई इच्छाओं के अनुरूप संतान के चरित्र का भी निर्धारण करने का वर्णन मिलता है। डॉक्टर की सलाह से आयुर्वेदिक यानी हर्बल दवाएं, घी इत्यादि का प्रयोग भी लाभदायक होता है। डिलीवरी के समय भी सामान्य यानी नॉर्मल डिलीवरी बच्चे और माँ के बीच एक बॉन्ड बनाती है जो जीवन में आगे चलकर महसूस होता है। शारीरिक विकास तो आवश्यक है ही, मानसिक व भावनात्मक बंधन भी चारित्रिक विकास में महत्वपूर्ण होता है, जीवन को सुखमय बनाता है। गर्भ संस्कार का समय केवल शिशु के गर्भ में रहने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि स्तनपान एवं बच्चे के 2 वर्ष का होने तक की अवधि तक रहता है। वैसे चरित्र निर्माण तो ताउम्र किया जाता है। ये तो आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि गर्भवती माँ के हर क्रियाकलाप का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। गर्भ संस्कार को दकियानुसी बातें समझने की गलती बिल्कुल ना करें। यह सच्चाई है जो हमारे समाज में युगों से अपनाई जा रही है। कह सकते हैं कि बच्चे को गढ़ने की प्रक्रिया है ये। आजकल तो आपने भी शायद सुना हो, हमारे देश में गर्भ संस्कार की प्रक्रिया के लिए अनेक गुरुकुल बने हैं, जहां बच्चे नहीं बल्कि संतान की इच्छा रखने वाले माता पिता का एडमिशन होता है एवं गर्भ संस्कार विधि के द्वारा संतान को जन्म देने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अंत में संक्षिप्त में देखें तो स्वस्थ आहार, सकारात्मक सोच, नियमित व्यायाम, भावनात्मक बंधन गर्भ संस्कार के प्रमुख अंग हैं। सभी को एक स्वस्थ, चरित्रवान व सुखमय समाज के निर्माण के लिए गर्भ संस्कार की विधि को अवश्य अपनाना चाहिए। ये आपका सुंदर समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। इस जानकारी का उपयोग करेंगे तो आपके साथ साथ आपके परिवार व समाज का और दुनिया का भला होगा। और एक और ज़रूरी बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और भी महत्वपूर्ण विषय के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।